आप देख रहे हैं भीगी मोहब्बत। वो एक बरसात की शाम थी। सुबह से रिमझिम बूंदों की झड़ी सी लगी थी। लगातार बरसात के चलते मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक ज़बरदस्त सा नॉवल पढ़ रही थी और उसके सस्पेंस में पूरी तरह डूब चुकी थी। दरवाजे पर लगातार खटखट हो रही थी। आपी ने मुझे पुकार कर कहा, पता नहीं राजू और खानम भी कहाँ हैं। जाओ सिद्रा दरवाज़ा खोल दो। आप, ये बहुत दिलचस्प नॉवल है, प्लीज़ अभी कोई ना कोई खोल ही देगा। अच्छा उठो फौरन और देखो कौन आया है। आप ही लगातार दस्तक से खफा होकर बोली। अब इतनी मेरी मजाल नहीं थी कि आप ही के हुक्म को नज़रअंदाज कर सकूं। मैंने अपना धानी लहरिया सर पर डाला और लपड़ झपड़ करती दरवाजे तक पहुंची। मन ही मन अपने नॉवल के सस्पेंस से भरे फुल सीन में दखल पड़ने से बहुत नाराज़ थी मैं। दरवाज़ा खोलते ही एक बेहद खूबसूरत सा नौजवान अंदर घुस आया। बिल्कुल भिगो दिया आपने मुझे, उसने आजिज़ी लाचारी से कहा। जहाँ वो खड़ा था उसके ऊपर ही फूलों से लदी मालती की बेलों से पानी गिर रहा था और उसके घुंघराले बालों की लटों से भी पानी टपक रहा था। वो अपने ऊपर से पानी झटक रहा था और मैं टुकुर टुकुर उसका चेहरा तक रही थी। फिर उसका ध्यान मेरी तरफ गया। मैं बेअसर सी खड़ी थी। वो मुझे देखकर हौले से मुस्कुराया। मुझे कमाल साहब से मिलना है। इतने में आपी वहाँ आई। उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे झिड़का और उसकी तरफ देखकर बड़ी नज़ाकत से मुस्कुराई और मीठी आवाज़ में बोली, आप अंदर आ जाइए। उन्होंने ड्राइंग रूम का डोर खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। ये मेरा सूटकेस वगैरह सब भीग गया है, आप इसे बाहर ही छोड़ दीजिए, नौकर ले आएगा। मैंने अचरज से आंखें झपकी। पहली बार मैंने आपी को किसी इंसान की इतनी परवाह करते देखा था, वरना वो तो किसी को मुंह नहीं लगाती थी और उन पर ये मिजाज जचता भी नहीं था। आपी का गोरा गुलाबी रंग, तीखे नाक नक्श, लंबे घने काले बाल और लंबा सुडौल शरीर अच्छे अच्छों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उन्हें अपने हुस्न का पूरा एहसास था और उनकी बातों से ये बात अक्सर झलक जाती थी, ख़ास तौर पर जब मुझसे मुकाबला हो तो। मुझसे मुकाबला तो हर दिन होता ही था, क्योंकि मैं उनकी सगी छोटी बहन कहीं से उनकी पासंग नहीं थी। रही सही कसर मेरे सांवले रंग ने पूरी कर दी थी। हालांकि सब लोग कहते थे मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं और बिल्कुल हिरनी जैसी खूबसूरत हैं, लेकिन आप भी तो हुस्न का जीता जागता शाकाहार थी। और मैं, जाओ सिद्रा अब्बू को बुला लाओ और राजू मियाँ से चाय पानी का भी कह देना। आप भी दिलचस्प नज़रों से उसको देखती हुई मुझसे बोली। मैं भी भीग गई थी और उसी हालत में धीमे कदमों से ऊपर अब्बू के कमरे की तरफ चल दी गई, लेकिन अब्बू अपने बेडरूम में नहीं थे। मैं उससे सटे स्टडी रूम में झांकने लगी। अब्बू एक आराम कुर्सी में धंसे किसी किताब में डूबे थे। अब्बू, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आओ बेटा। अब्बू ने सर उठाकर देखा और प्यार से बोले, अब्बू आपसे कोई मिलने आया है। ओह, हमाद होगा। कल मैंने तुम्हारी अम्मी को बताया तो था। जी वो नीचे बैठे हैं। अच्छा, खानम भी से अच्छी सी चाय के लिए कहो, मैं देखता हूँ। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा, फिर चौंक कर बोले, अरे तुम तो बिल्कुल भीग गई हो, जाओ कपड़े बदलो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैंने किचन में जाकर खानम भी से चाय नाश्ते के लिए कहा और अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। कपड़े बदलकर मैं अपने कमरे में ही बैठ गई। मेरी नॉवल वहीं बाहर झूले पर पड़ा रह गया था। याद आते ही मैं उसे लेने चली गई। बारिश की रिमझिम अभी भी लगी थी। अब्बू अम्मी और हम्माद अभी भी बैठकर बातें कर रहे थे। मुझ पर नज़र पड़ते ही उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। मुझे अपने पास बिठाकर वो बोले, ये मेरी छोटी बेटी सिद्रा है। सुम्मो से तो तुम मिल ही चुके हो। वो मुस्कुराया कि तभी उसे एक ज़ोरदार छींक आ गई। सॉरी, मैं इनसे भी मिल चुका हूँ। वो मुस्कुरा दिया। अभी मैं कुछ बोलती कि मुझे भी छींक आने लगी। अब्बू हंस पड़े। जाओ सिद्रा बेटा, हम्माद को उसका रूम दिखा दो, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं उठ खड़ी हुई। आप आराम कर लो, फिर डिनर पर मिलते हैं। डाइनिंग टेबल पर उसके बिल्कुल सामने बैठकर बहुत असहज महसूस कर रही थी मैं। बार बार आंखें उसकी काली फोरे जैसी आंखों से उलझ जाती। वो आज़ाद अंकल का बेटा था जो करीबन 8-10 साल पहले तक हमारे पड़ोस में ही रहते थे और अब हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। पहले का ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन बचपन में वो बहुत पढ़ाकू टाइप का बंदा था
और खेल कूद में उसकी दिलचस्पी ना के बराबर थी। खेलता भी तो कभी कभी चेस लेकर अब्बू के साथ बैठ जाता। अब्बू उसकी बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ख़ुद भी काफ़ी ज़हीन थे। उन्होंने ज़हीन बच्चे बहुत पसंद थे। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ उन्हीं से लगा था, लेकिन मैं लिखती भी हूँ ये घर में किसी को मालूम भी नहीं था। ये क्या बनाया है खानम भी? अचानक आपे ने नाक मुँह सिकोड़ते हुए नागवारी से कहा और अपना सूप का बाउल पीछे सरका दिया। क्या हुआ? अम्मी ने आपी से पूछा। सूप में लहसुन के इतने बड़े बड़े टुकड़े चले आ रहे हैं, ऐसे बनता है सूप? खानम भी का मुंह उतर गया। मेहमान के सामने वो सर नहीं उठा सकी। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब्बू ने बात संभाली। मुझे भी, सिद्रा ने मासूमियत से कहा। आपी ने गुस्से में उसे घूरा और फिर नैपकिन टेबल पर पटक कर उठ गई। मुझे नहीं खाना। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुम्मो, अब्बू का चेहरा सख्त हो गया था। जाने दीजिए, अम्मी ने धीरे से कहा। बहुत ज़िद्दी है वो। अरे कुछ टेबल मैनर्स हैं कि नहीं? अब्बू अभी कुछ और कहते कि अम्मी ने आंखों ही आंखें में उन्हें रोक लिया। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपने लॉन में चिड़ियों के लिए खाना डाल रही थी तो देखा हम्माद अपने कमरे के टेरेस पर हाथ बांधे खड़ा मुझे देख रहा है। मेरे बाल बिखरे हुए थे और अभी मैं नाइट सूट में ही थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। आप ही कई बार सच कहती हैं कि मैं उनकी बहन लगती ही नहीं। कहाँ वो नफासत, स्वच्छता पसंदी और की मिसाल, और कहाँ मैं? वो भी अपने मन में क्या सोचता होगा कि एक बहन इतनी सुंदर और एक रखरखाव वाली है और दूसरी काली कलूटी बेशऊर। सिद्रा, सिद्रा, आप ही आवाज़ लगा रही थी। जी आप ही। मैं मिट्टी से सने हाथ लिए दौड़ ही गई। मैं लॉन में पौधों की गुड़ाई में मगन थी। अरे ये गंदे हाथ धोकर आओ ज़रा, मेरे बाल बना दो। अभी आई। मैं फ़ौरन हाथ धोने दौड़ पड़ी। आप ही के बाल बनाने के बाद मैं उनको अपलक देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तो वो वैसे ही बहुत सुंदर थी, ऊपर से हल्के मेकअप ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। जा अम्मी से कह दे, ड्राइवर से कह दे मुझे जीनत के घर छोड़ दे। लेकिन शफीक चाचा तो अब्बू के साथ गए हैं। क्या? अब मैं कैसे जाऊंगी? आप ही खिसिया गई। इन्हीं बातों से मुझे गुस्सा आता है। अम्मी से पहले से कह रखा था, फिर भी। मैं अम्मी से पूछती हूँ। मैं तो वैसे भी उनके गुस्से से डर जाती थी। अम्मी बेचारी भी मेरी शक्ल देखने लगी कि तभी अचानक उनके दिमाग में कोई बात आई और वो मुझसे बोली, ऊपर से हम्माद को बुला ला, वो सुम्मो को छोड़ आएगा, घर का ही बच्चा है। मैं मन ही मन भारी कदम रखते उसके कमरे में पहुंची। पता नहीं क्यों उसकी आंखों से मुझे उलझन सी होने लगी थी। वह सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आया था और आज़ाद अंकल की ज़िद पर हमारे यहाँ रुका था। अब्बू से उसने कई बार अलग शिफ्ट होने को कहा, लेकिन अब्बू नाराज़ होने लगे। फिर अंकल से भी कह दिया। उसके लिए वो तमाम सारी किताबें चुन कर ले आए और गाए बगाए मैं उसे गाइड भी करते रहते। इस तरह उसे कम से कम 3-4 महीने तो रुकना ही था और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैंने डोर पर नॉक किया। अंदर आ जाएं। मैं झिझकते हुए अंदर घुसी। वो लेटा हुआ था। मुझे देखते ही वो एकदम से उठ बैठा। ओह, आप हैं? मैंने सोचा खानम भी हैं। आइए बैठिए, आप ही का घर है। वो मुस्कुराया। मेरा गला सूख गया। किसी तरह मुश्किल से बोली, अम्मी बुला रही हैं आपको। अच्छा, कोई काम था क्या? वो आप ही को एक बर्थडे में जाना था तो। आप नहीं जाती हैं बर्थडे पार्टी में? शरारत से हंसा। मुझे पसंद नहीं पार्टीज़, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। आप जल्दी आ जाइए। मैं मुड़ी और तीर की तरह बाहर निकल आई। आप ही तैयार हुई बैठी थी। ऐसे में उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था कि किसे क्या सुना दे। लेकिन नीचे आई तो मेरे पीछे पीछे वो भी आ गया और आप ही का चेहरा एक बेहद दिलफरेब मुस्कान से खिल उठा। अम्मी ने उन्हें बता दिया था कि हम्माद उन्हें छोड़ने जा रहा है। आप भी चलिए ना, उसने मुझे देखते हुए कहा। आप ही हंसने लगी। अरे ये कहाँ जाएगी, से तो पार्टी वगैरह अच्छी ही नहीं लगती। आप कार में ही बैठी रहिएगा, नहीं तो वापसी में मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। सिद्रा, आप नखरे ना करो, चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। आपी ने सख्त चेहरा बनाया। ना चाहते हुए भी आपी और अम्मी ने मुझे पिछली सीट पर धकेल दिया और मैं मन ही मन चिढ़ती रही, कुछ कह नहीं पाई। उस दिन का मौसम भी बहुत सुहाना था। बादल घिरे हुए थे, हालांकि बारिश नहीं हो रही थी। मैं बाहर देख रही थी और आपी की बातों का जवाब वो बस हाँ हूँ में दे रहा था। हम जल्दी ही वेन्यू तक पहुँच गए। आपी ने कार थोड़ा पीछे रुकवाई जिससे उनकी बहन को कोई ऐसे आम से हुलिये में न देखने पाए। मुझे भी लगा वो मेरा कितना ध्यान रखती हैं। आपी को उतारकर उसने गाड़ी एक फ्लांग बढ़ाई और रोक दी। मैं तो बाहर के मौसम के दिलकशी में खोई थी, खामोश बैठी रही।
मोहतरमा आगे आने की मेहरबानी करेंगी। उसने रिव्यू मिरर में आंखों से मुझे जमाते हुए सरगोशी सी की। मैं उतरकर अगली सीट पर उसके बराबर जाकर बैठ गई। उसने गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान दिया कि गाड़ी घर की तरफ ना जाकर कहीं और जा रही है। अरे, घर का रास्ता तो पीछे छोड़ दिया आपने। इतने अच्छे मौसम में आपका वाकई घर जाकर बैठने का मन है। उसने शौकी से मुझे देखा। लेकिन अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। मैं धीमे से मुस्कुराई। लो जी, अभी आंटी को फ़ोन कर लेते हैं। उसने फ़ोन निकाला और अम्मी को फ़ोन लगा दिया। जी आंटी, सुमैया को छोड़ दिया है। मैं और सिद्रा थोड़ी देर में आ जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है बेटा। अम्मी की पुरसुकून आवाज़ मुझे भी सुनाई थी। इतने में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मौसम बहुत बढ़िया हो गया था। मैंने अपनी तरफ का ग्लास नीचे किया तो ठंडी फुहारें मेरे चेहरे से टकराई। अपने आप ही मेरी आंखें बंद हो गई और होंठ मुस्कुराने लगे। मैंने आंखें खोली, उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो उठा। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। कॉफ़ी पियोगी? यहाँ? कहाँ? मैं लेकर चलता हूँ। वो गाड़ी एक तरफ लगाकर उतर पड़ा और आकर मेरा दरवाज़ा खोल दिया। कॉफ़ी हाउस में मध्यम रोशनी में मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी। मैं जैसे घर में बैठी थी उसी हुलिये में चली आई थी। वैसे भी मुझे ज़्यादा संवरने की आदत नहीं थी। आप ही तो कई बार इसी बात पर मुझसे नाराज़ हो जाती थी कि मैं कायदे से नहीं रहती। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। अधिकतर बातें किताबों के बारे में थी। मेरी ही तरह उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था। अरे बहुत देर हो गई, चलिए, घर पर अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। घड़ी पर नज़र जाते ही मैं हड़बड़ा गई। वो भी उठ खड़ा हुआ। घर पहुंचे तो अब्बू और आपी दोनों ही आ चुके थे। मैंने आपी से पूछा कि पार्टी कैसी रही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि उनका मूड ऑफ है। हमाद अब्बू के साथ बैठे बातें कर रहा था। उसके बाद कुछ दिनों तक आपी मुझसे नाराज़ रही। मैं उनके आसपास घूमती रही, लेकिन उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई और मैं बिज़ी हो गई। सुमैया आपी कुछ दिन के लिए पुणे चली गई थी, जहाँ हमारे छोटे चचा रहते थे। इसी बीच हमाद का मेंस का रिजल्ट आ गया। उसने मेंस क्लियर कर लिया था और अब इंटरव्यू की तैयारी में जुट गया था। इतने दिनों में हम में अच्छी खासी बातें होने लगी थी। कई बार हम लोगों में बहस भी हो जाती, जिसे अब्बू सुलटाया करते थे। फिर सुमैया आपी वापस लौट आई। मैं खुश हो गई थी कि अब अगर हमाद बहस करेगा तो आपी मेरा सपोर्ट करेंगी। लेकिन आपी का मूड कुछ अजीब सा हो गया था। वह हमाद की संगत में तो खूब खुश रहती, लेकिन जैसे ही मैं जाकर बैठती उनका मूड बदल जाता। कई बार तो वो मुझे टॉन्ट करने लगती। एक दो बार अब्बू के सामने ऐसा हुआ तो अब्बू ने उन्हें डांट दिया। इससे बात और ज़्यादा बिगड़ गई। आप ही बाकायदा चिढ़ने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन सुधर ना सकी। इस बीच मेरा बर्थडे आ गया। अब्बू ने अच्छी खासी दावत का इंतज़ाम किया। रात में जब सब लोग बैठे तो गानों का दौर शुरू हो गया। आप ही की आवाज़ बहुत सुरीली थी और उन्होंने खूब गाया। मुझसे सबने बहुत कहा, लेकिन मैं ना गा सकी। अब्बू ने एक शानदार नज़म पढ़ी। अम्मी ने एक पुराना गाना सुनाया। सब लोग हमाद के पीछे भी पड़े। उसने हल्के हल्के गुनगुनाना शुरू किया, फिर एक प्यारी सी गज़ल सुनाई। आवाज़ उसकी भी बहुत अच्छी थी। फिर तो आप ही और उसके बीच मुकाबला होने लगा। दोनों ही बहुत अच्छा गा रहे थे। अम्मी की सहेली ने दोनों को देखा और कहा, कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। अगले दिन शाम के समय जब सब लोग लॉन में बैठे थे, हमाद ने मुझसे पूछा, कल सबने इतना कहा तो गाया क्यों नहीं? बस ऐसे ही, मैंने टाल दिया। आप ही अंदर से हंसते हंसते आई। उनके हाथ में मेरी डायरी थी। ये देखिए भाई, सिद्रा साहिबा ने क्या लिखा है। वो हंसते हंसते मेरी लिखी हुई कुछ नज़म ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी। आप ही प्लीज़, मैं शर्मिंदा हो उठी। लाइए मेरी डायरी, लेकिन उन्होंने डायरी मुझे नहीं दी। मैं उठी और दौड़कर अपने रूम में चली गई। जाते जाते मैंने सुना कि अब्बू ने डायरी उनसे मांग ली। मैं औंधे मुंह लेटी थी कि अब्बू अंदर आए और मेरा सर सहलाने लगे। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी प्यारी बेटी इतना सुंदर लिखती है। अब्बू ने मुझे खूब शाबाशी दी और उठाकर फिर नीचे ले गए। हमाद ने भी खूब तारीफ की। मेरी आंखें झिलमिला उठी। हमाद का इंटरव्यू हो गया था और वो वापस हैदराबाद चला गया। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया। आप ही अपने कानों में व्यस्त हो गई और मैं भी अपनी पढ़ाई में। हैदराबाद से आज़ाद अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने हमाद के इंटरव्यू क्लियर करने की खुशखबरी सुनाई और बताया कि वो ट्रेनिंग पर चला गया है, और अब्बू से हमाद के लिए आप ही का हाथ भी मांग दिया। आप ही बहुत खुश थी। मैं अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन ऊपर से हंसती रहती।
फिर वो दिन भी आया जिस दिन आप ही और हम्माद की सगाई थी। मैं मुंह पर मुस्कान ओढ़े कामों में लगी थी। उस दिन आप ही ने मुझे अपने साथ बैठाकर तैयार करवाया। मुझे मेकअप पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने पार्लर ले जाकर मुझे भी तैयार होने का इसरार किया। अम्मी ने हमाद के लिए गए कुछ सामान हम लड़कियों से आंटी को दे आने को बोला। हम लोग सजे हुए थाल और ज्वेलरी के डब्बे लादे उन लोगों के रूम तक गए। आंटी को सारा सामान पकड़ाकर हम लौट रहे थे कि हमाद ने पीछे से आवाज़ दी, 2 मिनट बात कर सकते हैं। मैं होठों पर मुस्कान सजाए उसकी तरफ मुड़ी। मेरे साथ की लड़कियां रुकने के बावजूद खिलखिलाती हुई भाग गई। मैं सर झुकाए खड़ी उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे इतना जहर छुपा है, वो कड़वे लहजे में बोला। मैंने हैरान होकर आंखें उठाई कि वो क्या कहना चाहता है। तुमने मेरे बारे में इतनी घटिया बातें क्यों की? फिर जो भी कहना था मुझसे कहती, सुमैया से क्यों कहा? ऐसा मैंने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ? वो बोलता जा रहा था और मैं अपनी आंखों से आंसू की बरसात रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी शख्सियत अगर इतनी बुरी थी तो मुझे ही बता देती, और मैं कितना पागल था जो तुम पर मर मिटा। कितना चाहने लगा था तुम्हें। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अंकल से बात करने से पहले सुमैया से बात करके तुम्हारी मर्जी जानने के लिए बोला। उसने ही मुझे सच बताया कि तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो। मैं अब ज़्यादा ना सुन सकी और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो बोला, आइंदा मुझसे और सुमैया से दूर रहना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या कर डाला आप ही? अब क्या कभी मैं तुम दोनों के सामने नॉर्मल रह पाऊंगी? अपनी खुशी के लिए बहन के रिश्ते को ठोकर मार दी। मैं अपने कमरे में बंद आंसू बहा रही थी और अब इन आंसुओं की बरसात से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए बन गया था। आप ही की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। ऐसा लगता था कि कोई परियों का जमावड़ा था। इतनी रौनक और रोशनी, फूलों की महकती आलीशान सजावट, शहजादे सा दुल्हा और खूबसूरत शहजादी से दुल्हन। हर इंसान अश अश कर रहा था। इस शादी के दौरान अगर मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल जाता तो वो भी कम था। शादी के फंक्शन में नकली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाए मैंने हंस हंस कर हर रस्म में हिस्सा लिया और हमाद की जली कटी बातें और ताने बर्दाश्त किए, जिसे सिर्फ मैं ही समझ सकती थी, और लोगों ने तो उसे हंसी मजाक ही समझा। मेरा जब उस दिन टूटा जिस दिन आप ही विदा हो रही थी, उस दिन अम्मी और अब्बू भी भावुक हो उठे और मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे फूट फूट कर रोने को सब बहन से जुदाई मान रहे थे, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपनी बर्बाद मोहब्बत का मातम मना रही थी। मेरी ख़राब हालत देखकर अम्मी ने मुझे आराम करने भेज दिया, लेकिन रात तक मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ाया और मैं उल्टा सीधा बोलने लगी तो अब्बू घबरा गए और मुझे लेकर हॉस्पिटल भागे। 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया और मैं तेज़ बुखार में तपती रही। थोड़े दिनों बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर था तो मैं खूब मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती जो अब भी अपने पहले प्यार का सोग मना रहा था। आप ही और हमाद अपने हनीमून के लिए यूरोप घूमने चले गए थे। अब्बू ने उन्हें मेरी बीमारी की खबर इसीलिए नहीं दी कि उन लोगों का हनीमून ख़राब ना हो। वापस आने के साथ ही उनके झगड़े शुरू हो गए। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता अगर शादी के 2 महीने बाद एक दिन आज़ाद अंकल का फ़ोन नहीं आता। उन्होंने अब्बू से दरख्वास्त की कि आप ही को समझाएं। उन्हीं से पता चला कि आप ही और हमाद में काफ़ी झगड़े होने लगे हैं और आप ही गुस्से की इतनी तेज़ हैं कि जो हाथ में आता है खींच कर मार देती हैं। कई बार हमाद घायल हो गए थे। मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि अब कोई इम्तिहान ना ले, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब और कुछ मैं सह नहीं पाऊंगी। आप ही और हमाद खुश रहें, बस यही दुआ है। अब्बू ने सोचा कि उन दोनों को यहाँ बुला लेते हैं, थोड़ा माहौल चेंज हो जाने से सब कुछ तो असर होगा। फिर अम्मी अब्बू आप ही को भी समझाएंगे। हमाद ने छुट्टियों का बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया और आप ही शायद खुद भी उस माहौल से निजात पाना चाहती थी, इसीलिए अकेले ही चली आई। आप ही आई तो गुमसुम सी थी, हालांकि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, पर उनका चेहरा मुरझाया सा था। अम्मी ने उन्हें गले लगाया तो अम्मी की आंखें भर आई, पर आप ही की आंखें बिल्कुल सूखी थी। वो अम्मी से मिलकर सीधा अपने कमरे में चली गई और मैं बाहें फैलाए उनके गले लगने का इंतज़ार ही करती रह गई। आप ये करीब 15 दिन रुकी और अब्बू अम्मी ने उन पर उनकी पसंदीदा चीज़ों की बौछार कर दी। आप ये सुबह ही तैयार होकर घूमने निकल जाती और शाम ढले ही वापस आती। एक बार अम्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो बिफर पड़ी। अम्मी, ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं अपनी तरह से गुजारूंगी। आप मेरे और हमाद के बीच में मत बोलिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। अब्बू कमरे के दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। एक गहरी सांस लेकर वहाँ से हट गए। आप ही तो हमेशा ऐसी ही थी, भला की ज़िद्दी और किसी की ना सुनने वाली। आजकल वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। मेरी उन्हें
मुखातिब करने की कोशिश को नज़रअंदाज कर तेज़ी से आगे बढ़ जाती। अबू ने हम्माद को कई बार फ़ोन किया और घर आने को कहा, लेकिन वो छुट्टी ना मिल पाने की बात कहकर टाल गया। अब्बू खुद आप ही को घर छोड़ आए। आज़ाद अंकल और आंटी भी काफ़ी परेशान थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जब हम्माद ने खुद पसंद करके शादी की तो फिर अब क्या हो गया। अब्बू आप ही को छोड़कर लौटे तो कई दिन उदास रहे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी से लौट रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। शफीक चचा सीधे उन्हें हॉस्पिटल में ले गए। मैं अपने कॉलेज से आकर खड़ी ही हुई थी कि शफीक चचा का फ़ोन आ गया। मैं और अम्मी फ़ौरन भागे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था और आगे बहुत केयरफुल रहना होगा। खाने पीने और नियमित एक्सरसाइज, समय से दवा लेना होगा। हम दोनों तो बहुत परेशान हो उठे। अब वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, कहाँ से ये नामुराद बीमारी उन्हें लग गई। रोज़ ही 3-4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक उनकी दिनचर्या में शामिल था। खाना तो शुरू से ही बहुत सीमित खाते थे और वो भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं, और तले भुने खाने से तो बहुत दूर रहते थे। अम्मी ने आपी को भी अब्बू की बीमारी की खबर दे दी थी। हमाद की पोस्टिंग कोलकाता में थी। वो और आपी तीसरे दिन ही आ गए जब अब्बू डिस्चार्ज होकर घर चले आए थे। इस बार आपी कुछ और मूड में थी। अब्बू की बीमारी से उन्हें भी झटका लगा था। अम्मी भी बहुत दुखी थी। सारा घर बेसलीका हो गया था। मैंने भी खुद को अब्बू के इर्द गिर्द बिजी रखा था। ज़्यादातर मैं उन लोगों का सामना करने से बचती थी। जब वो लोग अब्बू के कमरे में होते, मैं बाहर लॉन में चली जाती और अपने पौधों में लग जाती। एक दिन ऐसे ही मैं मालती की बेल से सूखे हुए फूल हटा रही थी कि हमाद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने बिना मुड़े ही जान लिया था कि मेरे पीछे कौन है। मैं चुपचाप उठकर चलने लगी। मैंने हीरे के धोखे में कांच पकड़ लिया। मेरे पीछे से हम्माद ने दुखी भरे लहजे में कहा। अब वो आप ही को कांच और मुझे हीरा कह रहा था। मैं एक पल रुकी और फिर चलने लगी कि वो मेरे सामने आ गया। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया सिद्रा? उसने दर्द भरी आवाज़ में मुझे पुकारा। कहने सुनने को अब कुछ नहीं रह गया है, मैंने सपाट आवाज़ में कहा और उसके पास से गुजरकर बरामदे की तरफ बढ़ गई। पीछे मेहंदी की बाड़ में एक रंगीन गुलाबी आंचल की झलक दिखी और मैं समझ गई कि बाड़ के पीछे कौन है। आप ही जब भी आसपास नहीं होती, हम्माद मुझसे बात करने की कोशिश करते रहते। वो अपनी सफाई देना चाहते थे, लेकिन अब मेरे सुनने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन हम्माद मेरे कमरे में चले आए, मुझसे उन्हें माफ़ करने की गुजारिश करने लगे। मैं उनकी हिम्मत पर हैरान थी कि आप ही पीछे से चली आई और उन्होंने ताना मारा, ओह पुरानी मोहब्बत जिंदा हो रही है। सुमैया शटअप। हम्माद तिलमिला उठे। शर्म से मैं ज़मीन में गिर जाने का मन हो गया। क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिससे ये दोनों मियाँ बीवी खेलना चाहते हैं? मेरा दिल जल रहा था, लेकिन मैं बेबस थी। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन मेरा दर्द मेरे दिल में ही घुमड़ कर रह गया। अब्बू अब काफ़ी हद तक ठीक थे। उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। घर से फरार हासिल करने के चक्कर में मैं ज़िद करके अब्बू के साथ उनके चेकअप के लिए चली आई। आज डॉक्टर आस मोहम्मद की जगह कोई नई उम्र के डॉक्टर मरीजों को अटेंड कर रहे थे। अब्बू को देखते वो बोल पड़े, अरे सर आप, क्या हुआ आपको? अब्बू भी उस शख्स के मिलकर बहुत खुश हुए। अरे आफ्ताब, तुम तो अपने शहर भोपाल चले गए थे, फिर यहाँ कैसे? जी सर, सच कहा आपने। सर पहले आप इत्मीनान से बैठ जाइए। मैंने अब्बू की फ़ाइल उनके सामने रखी। बैठ जाओ बेटा, ये मेरी बेटी है सिद्रा। अब्बू ने तारुफ करवाया। ओह बैठिए मैम। उसकी नज़र एक पल को मेरे चेहरे पर ठिठकी और फिर अब्बू से बातों में मशगूल हो गया। डॉक्टर आफ्ताब अब्बू का स्टूडेंट रह चुका था और उन्हें बहुत अजीज़ भी था। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अब्बू को ज़हीन बच्चों से बहुत लगाव हो जाता था। है यहाँ तो तुम्हारे पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं, घर आओ किसी दिन। अब्बू बहुत खुश थे। जी सर ज़रूर, उसने सर नवाते हुए कहा। पता है सिद्रा, ये लड़का बहुत ही ज़हीन है। बाप की डेथ जब ये 4 साल का था तभी हो गई और 1 साल बाद माँ भी चल बसी। इसके नानू ने इसे पाला पोसा, लेकिन क्या गज़ब का जुनून था इसको डॉक्टर बनने का। मेरी दुआ है कि आफ्ताब एक बहुत कामयाब डॉक्टर बने। अब्बू ने एक गहरी सांस ली। मैं चुपचाप सुनती रही। अब्बू ने हाथ मेरे सर पर फेरा और प्यार से बोले, मेरी बेटी भी बहुत अच्छी सोच रखती है। मेरी दुआ है तुम बहुत कामयाब हो। पता नहीं क्यों मेरी आंखें छल छला उठी, जिसे मैंने अब्बू की नज़र बचाकर चुपके से पूछ लिया। घर पहुंचे तो आप ही किसी सहेली से मिलने गई हुई थी और हम्माद परेशान सा लॉन में टहल रहा था। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। हम्माद अब्बू के साथ बैठकर बातें करने लगा। आप ही ने 2 बहनों के बीच में जो खाई खोद दी थी उसे भरने में शायद ज़माना लग जाएगा। 2-3 दिन बाद हम्माद वापस चले गए, लेकिन आप ही यहीं रुक गई। उनकी तबीयत कुछ ढीली हो गई थी। खाने पीने में भी बहुत नखरे करती। बेचारी खानम बी की तो आफत ही आ गई थी। वो अपनी तरफ से अच्छी डिशेस बनाती और आप ये 2-4 बातें सुनाकर प्लेट आगे से सरका कर उठ जाती। फिर एक दिन उन्हें लॉन में घूमते हुए चक्कर आ गया तो अम्मी जिद करके उन्हें डॉक्टर के पास ले गई।
वहाँ से आपी बहुत बुरे मूड में लौटी। पता चला कि आपी उम्मीद से हैं। अम्मी ने बताया कि आपी डॉक्टर के यहाँ ही बिफर पड़ी। उन्हें किसी हाल में अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था। वो वहीं डॉक्टर से कहने लगी कि इस झंझट से उन्हें निजात दिला दे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर अम्मी उन्हें घर लेकर आई। हमाद को बताया तो वो फ़ौरन वापस आ गए और सौ मनुहार करके आपी को अपने साथ ले गए। अब वो और अम्मी आपी के लिए खुश भी थे और परेशान भी। इधर डॉक्टर आफ्ताब का घर पर आना बढ़ गया था। अब वो अक्सर जब भी घर में कुछ अच्छा बनाता आफ्ताब को बुला लेते। आफ्ताब भी चाह भरी नज़रें जब मेरी नज़रों से टकराती तो मैं आंखें घुमा लेती। एक ही बार इतना गहरा जख्म खाने के बाद अब दोबारा कुछ और झेलने का हौसला नहीं था। एक दिन खानम बी ने मुझे बताया कि नीचे लैंडलाइन फ़ोन पर किसी का फ़ोन है जो साहब से बात करने को कह रहे थे। अबू अम्मी किसी से मिलने गए हुए थे। मैं बेदिली से उठी क्योंकि अब्बू के सब वाकिफ़कारों पर उनका सेल नंबर था, लेकिन फिर भी क्या पता कोई ज़रूरतमंद हो। मैंने जाकर फ़ोन उठाया और हेलो ही कहा था कि उधर से डॉक्टर आफ्ताब की आवाज़ सुनाई दी। सिद्रा साहिबा, मैं आफ्ताब। जी कहिए। अब्बू तो किसी से मिलने गए हुए हैं। मैं आपसे ही बात करना चाहता था। क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? लेकिन क्यों? आप हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि फ़ोन पर ये बातें नहीं हो सकती। चाहे तो आप अपनी अम्मी को भी साथ ले आइए, लेकिन अभी सर को ये बात नहीं बताइएगा। डॉक्टर आफ्ताब की बात सुनकर मैं घबरा गई। ऐसी क्या बात हो सकती है जो अब्बू को नहीं पता चलनी चाहिए? अम्मी को भी बताऊं या नहीं? मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही आफ्ताब से मिलकर आती हूँ, फिर देखूंगी कि अम्मी को बताऊं या नहीं। आफ्ताब ने मेरा नाम सुनते ही मुझे अंदर बुलवा लिया। बैठिए। क्या लेंगी? कुछ ठंडा मंगवाऊँ आपके लिए? नो थैंक्स। नो फॉर्मेलिटी प्लीज़। ठीक है, फिर सीधा मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स रखी और बोले, ये सर की रिपोर्ट्स हैं। अभी 2 हफ्ता पहले वो अपने रूटीन चेकअप के लिए आए थे। मैंने इन रिपोर्ट्स की अच्छी तरह स्टडी की है। अंकल को एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। मेरी हैरत भरी नज़रों को देखकर वो जल्दी से बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन है। प्लीज़ परेशान ना हो। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। इसमें हृदय की धमनी फूल जाती है और उसके फटने का खतरा रहता है। क्या? मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने टेबल पर रखे मेरे हाथों पर अपने हाथ रख दिए। सिद्रा, परेशान ना हो, इतनी सीरियस बात नहीं है, बस ट्रीटमेंट और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप घर जाकर आराम से आंटी से बात कर लीजिएगा। ऐसी सर्जरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और फिर हम लोग किसी स्पेशलिस्ट को हायर कर सकती हैं। मैं उठ खड़ी हुई, लेकिन गम की वजह से मेरे कदम डगमगा गए। आफ्ताब ने फ़ौरन घंटी बजाई और नर्स के आते ही उसने बोला कि उसे ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को भेज दिया जाए। और मेरे मना करने के बावजूद मेरे साथ बाहर निकल आया। आफ्ताब उस दिन मुझे अपनी कार में घर छोड़ गया और अम्मी से बात करने को कह गया। मेरी तरह अम्मी भी घबरा गई, लेकिन जल्द से जल्द सर्जरी के सिवा कोई चारा नहीं था। अब्बू की सर्जरी के वक्त डॉक्टर आफ्ताब घर के सदस्य की तरह देखभाल करता रहा। ऑपरेशन का पता चलने पर आप ही तो आ नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ऐसी हालत में फ़्लाइट से जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन हमाद अब्बू को देखने आए थे। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी थी। हमाद अंदर घुस आए। आप? मैं चौंक कर उठ बैठी। सिद्रा, उन्होंने उदास लहजे में कहा, तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? सुमो ने मुझे तुम्हारे बारे में इतना गलत सलत कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आपने जो किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप ही के शौहर हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सो प्लीज़ बिहेव। मैं सुमो को तलाक दे दूँगा। वो मेरे से बिल्कुल उलट है। उसके साथ मेरा एक दिन भी सुकून से नहीं बीता। मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा? शर्म नहीं आती आपको? आप ऐसी बात कह भी कैसे सकते हैं? बाप बनने वाले हैं, उसी का लिहाज कर लीजिए। मेरे कमरे से निकल जाइए। मैं आइंदा आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं गुस्से में धीमी आवाज़ में चिल्लाई। वो 2 पल देखते रहे, फिर सर झुकाए बाहर निकल गए। मुझे लगा कि और भी कोई था दरवाजे के पीछे जिसने हमारी बातें सुन ली थी। मैं परेशान हो उठी, कहीं अब्बू और अम्मी ने तो सुन लिया तो कितना परेशान होंगे। लेकिन बाहर कोई और नहीं था। अम्मी आजकल डॉक्टर आफ्ताब की हर दिन तारीफ़ करती रहती कि कैसे उसने इतने मुश्किल वक्त में बेटे की तरह अब्बू की देखभाल की। अब्बू तो पहले ही उसको बहुत पसंद करते थे। शाम का मौसम बड़ा ही सुहाना था। बारिश आने को तैयार थी। मैं लॉन में टहल रही थी कि आफ्ताब चला आया। तुमसे एक बात पूछनी थी। जी कहिए, मैंने आंखें झपका कर कहा। मुझसे शादी करोगी? जी। मैंने चौंक कर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी तो बरामदे में खड़े हम्माद बड़ी तीखी नज़रों से हम दोनों को बात करते देख रहे थे। हाँ ज़रूर।
मैंने उसका फैला हुआ हाथ थाम लिया क्योंकि अब इसी में मेरी हमाद और आपी की भलाई थी। मेरे हाँ कहने पर आफताब की आंखों में जो चमक थी वो देखने लायक थी। इतने में ही आसमान से बारिश की बौछारें गिरना शुरू हो गई। मैं हौले से मुस्कुरा उठी तो आफताब ने मेरा हाथ चूम लिया। मैंने पीछे देखा तो हमाद अब वहाँ से जा चुके थे और उस पल मैंने रब का शुक्रिया अदा किया।